रास्ते में मनोज ने पांडे से गुस्से में कहा, पांडे, तुमसे यार ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज बहुत बेइज्जती करा दी। पांडे ने कुछ देर सोचा कि क्या बोलना है, फिर बोला, ये बहुत ज़रूरी था। जीवन में अब कभी भी तुम्हारे परसेंट से तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आकलन नहीं होगा। इसीलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ उनका सामना करो। उन्हें भूलकर अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दो। मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वो एक तांगे में अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके भूतल पर टिम्बर की दुकानें थीं और प्रथम तल पर साहित्य सभा का बोर्ड लगा था। गोल चक्करदार सीढ़ियों से अपना सामान लिए वो सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हॉल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों के पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच, मंच के पास में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थीं। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच को ही अपना बिस्तर बना लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे। बाकी समय वो लाइब्रेरी में अकेला ही रहता था। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए लाइब्रेरी की किताबें करती थीं। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। वो इतिहास, साहित्य, जीवनियाँ, प्रतियोगिता दर्पण जैसी पत्रिकाएं पढ़ने लगा। उसने अब्राहम लिंकन, एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले टेंजिंग नार्गे जैसी कई जुझारू लोगों की जीवनियां पढ़ डाली। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसने रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम कर लिया था। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि साहित्यकार इकट्ठा होते थे। सामाजिक, साहित्यिक विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी होता था। मनोज को इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता था। उसकी इच्छा होती थी कि वो भी मंच पे भाषण दे या अपनी लिखी कोई कविता सुनाए, पर मनोज को यह मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता था। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अभ्यास करता। अकेले अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाया था। खाली हॉल में उसे सुनने वाला तो कोई नहीं होता, पर वो ये कल्पना करता था कि सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वो अपने ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहता था। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। कवि की बस सुबह थी। सुबह कवि ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? मनोज ने संकोच से कहा, तेल तो नहीं है। कवि निराश हुए, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अरे कोई बात नहीं, कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूंगा। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। उसने फिर से संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है। पर कवि ने हार इस बार भी नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश को बदलकर फिर से कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम? चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लूंगा एक बार। मनोज ने फिर से वही उत्तर दिया, शीशा भी नहीं है। कवि को अब मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसने मनोज की उम्र के कई लड़कों को देखा था जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हो भाई? मनोज ने कहा, मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ। तेल, कंघे की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल तक नहीं देखी आईने में। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज़ में झलक आया। अनजाने कवि के सामने
उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। अपनी बात पूरी करके मनोज कवि का थैला लिए नीचे टेम्पो में बिठाने जाने लगा। जाते समय कवि ने मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम जरूर सफल होगे बेटा। मनोज ने जाते समय कवि के पैर छू लिए। कवि की आंखें गीली थीं, उसमें कोई सरल कविता झिलमिला रही थी। 4-3 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए थे, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया था। यहाँ तक कि पांडे भी इन 3 महीनों में 1-2 बार ही बस उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा कि उसका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है, उसे अकेले ही रहना है। लाइब्रेरी के उन 2 घंटों को छोड़कर यह बिल्डिंग उसे भूतिया अकेलापन का एहसास कराती। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेली की माँ के संघर्ष और जिजीविषा को देखकर उसकी आंखें भर गईं। वह पावेली की माँ में अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी तो लगातार जूझ रही थी। हर मुसीबत में माँ ही तो थी जो उसे ग्वालियर में टिके रहने की ताकत दे रही थी। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके मम्मी पापा गांव से उससे मिलने आ गए। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वे हॉल में लगी हुई साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरों को देखने लगे। ज्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए विषय तलाशते पिता को एक विषय मिल गया। इसके पहले कि मनोज उनकी नौकरी और सस्पेंशन से बहाली पर प्रश्न पूछे, उन्होंने उससे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? मनोज ने उत्तर दिया, मुक्ति बोध। पिता, मतलब? पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इनका नाम मुक्ति बोध है, कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मोए तो वो मुंशी ठीक लगतो। मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी बूढ़ी डुकरिया बारी। पिता ने मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। माँ ने पिता को व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो मोड़ा कैसे रह रहे हो, कैसे कमजोर है गए हो। अब तो नौकरी ठीक कर लियो। माँ ने अपने मन का दर्द पिता को कह सुनाया। पिता को इस साहित्यिक चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु ना जानती, अनपढ़। जे देख कितनी किताबें धरी का हैं, पढ़वे की कोई कमी ना है। ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना रहा, तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मोए हाई कोर्ट ते उम्मीद है, मेरी बहाली हाई कोर्ट ही करेगा। अब मैंने फैसला ले लियो है, डिप्टी कलेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अनशन करूंगा। पिता ने शासकीय खेमे में नए मोर्चे खोलने की जानकारी मनोज को दे दी। वो पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा, अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्दी ही बहाल कर देगा, और मेरी तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं तो यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डायरेक्टर को ठिकाने से ना लगा दूंगा, तब तक चैन से ना बैठूंगा। पिता ने अपनी बात कहकर मंच पर बैठे बैठे लाइब्रेरी के बड़े से हॉल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीरें देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तन कर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है। सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपनी फिक्र है।
देश की फिक्र काऊ को ना है। पिता आगे कहना जारी रखते हैं, तेरी माँ तो अनपढ़ है, तू तो पढ़ो लिखो है, मेरी बात समझ सकता है। पिता के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज को खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने भी पिता की प्रशंसा करना जरूरी समझा। पापा, आप एकदम सही कह रहे हैं। माता बहुत देर से पिता पुत्र को सुन रही थी। पिता पुत्र की एक राय और अपनी बुराई सुनकर माँ नाराज हो गई। माँ ने गुस्से में पिता से कहा, शर्म ना आवत तुम्हें? फालतू बात कर रहे हो, घर सुधार ना सकत, देश की चिंता कर रहे हो। मोड़ा ने 3-4 साल से नई बुस्सट न खरीदी, खावे पीवे को कछु ठिकानो ना है। अब तो सुधर जाओ, अब घर बर्बाद होवे में देर ना है। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तू जीव ना चलावे, नए कपड़ों ते कुछ ना होवते। ईमानदार आदमी पुराने कपड़ा पहन के भी अलग से चमकतो है, और खा पी तो जानवर भी रहे हैं। आदमी तो वो है जो भले ही भूख को रहवे पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। अब तू का जाने देश की समस्या, तुझे समझानो तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसो है। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोय ना पतो देश की समस्या, पर तुम्हें एक बात ना पतो। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि उनसे पता करने में कौन बात रह गई थी। पिता ने माँ से पूछा, मोए का ना पतो? मोए तो सब पतो। यही कि तुम पगलाए गए हो। माँ ने पिता से कहा। अब पिता का वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बात को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर है रही है, चल बस निकल जावेगी। मनोज माता पिता को नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, मोड़ा कछु पैसा दे दो कि भाषण ते पेट भर लेगो। पिता ने माँ की यह मांग अनसुनी करते हुए कठोरता से कहा, मुँह पे ना है पैसा। इतना कहकर पिता उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से टेम्पो आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 दिए और कहा, बेटा ठीक ते रहिए। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी में लौट आया। लाइब्रेरी में आकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि क्या उसके पापा सच में पागल हो गए हैं। क्या माँ सही कहती है? पिता हमेशा देश, ईमानदारी, गरीबों की बातें करते रहते हैं। घर की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। पागलों की तरह उनका दिमाग एक ही जगह आकर अटक जाता है। इतना सोचकर वो टेबल पर रखी मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता जोर जोर से पढ़ने लगा। हाँ, वहां रहता है एक सिरफिरा जन, किंतु आज इस रात बात कुछ अजीब है। आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है, प्रज्वलित घी है। गा रहा कोई पद कोई गान, बहुत बहुत ज्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, जीवित रह गए तुम, जीवित रह गए तुम। इतना पढ़कर मनोज आगे कविता नहीं पढ़ सका। उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने कविता के सिरफिरे जन की जगह उसके पिता का कठोर और भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घर बार की फिक्र ना करके देश की फिक्र करते हैं वो पागल ही तो कहलाते हैं। मेरी माँ सही कहती है कि मेरा पिता पागल है। मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे कविता पढ़ने की। उसने किताब टेबल पर रख दी और लाइब्रेरी की बालकनी में चला गया। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वो लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखता रहा। एक ढलती शाम को वो लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा था। उसे आज अपना गांव याद आ रहा था। गांव की मस्ती, राकेश के साथ खेतों में मूली और गाजर तोड़कर खाना याद आ रहा था। दिन दिन भर घर से गायब रहकर क्रिकेट खेलना याद आ रहा था। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में
पिछले कुछ सालों में कैसा उदासी भरा जीवन हो चला है। यही सोचता हुआ वह दौलतगंज की सड़क देखने लगा। शादियों का सीजन चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बाराती इस गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बारात को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर युवा लड़के बार बार बारात को एक ही जगह रोककर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज की उदासी कुछ कम होने लगी। वो सोचने लगा कि कब तक ऐसे निराश रहा जाए। जीवन में आनंद के क्षण ढूंढने चाहिए। हालात तो हमें परेशान करेंगे ही, पर मुझे उल्लास और सुख की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा सोचकर वो बड़ी तसल्ली से बारात देखने लगा। उसकी इच्छा इस समय इस बारात के साथ डांस करने की होने लगी। उसने लाइब्रेरी का गेट बंद किया और चप्पल पहनकर लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया ओ राम जी गाना चल रहा था, लेकिन बारात के बूढ़े अब लड़कों की लगातार एक ही जगह डांस करने की जिद से तंग आ गए थे। शादी में डांस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ऐसा कहकर लड़के बूढ़ों से बहस कर रहे थे, पर शायद बूढ़ों को लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए वो बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगे। युवा डांसरों के चेहरे पर डांस न कर पाने की निराशा दिखने लगी। मनोज जब वहां पहुंचा तो बारात आगे बढ़ने लगी थी। उसने बारात के बीच में पहुंचकर बैंड वाले को आदेश सा दिया, ये काली काली आंखें। बैंड वाला शायद अपनी गायन की कला का अभी तक मन भर के प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसीलिए मनोज का आदेश पाकर वो तुरंत बाजीगर फिल्म का ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल गाना गाने लगा। बूढ़ों के अनुशासन से निराश लड़के मनोज का जोश देखकर फिर रंग में आ गए। असहाय बूढ़े विस्मिसाकर रह गए। मनोज अपनी आंखों और गालों पर हाथ फेर फेर कर ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहा था। बूढ़ों की कुड़कुड़ से हतोत्साहित जवान लड़कों में उसने नया जोश भर दिया। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। मनोज को अनजानी शादी में डांस करने में कोई झिझक नहीं हो रही थी। लड़के फिर से जबरदस्त डांस करने लगे। किसी बाराती को पता नहीं चला कि यह जोशीला डांसर बिन बुलाया मेहमान है, और 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद मनोज पसीने से तरबतर हो गया और बारात आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, ये था 12th फेल बाय अनुराग पाठक हिंदी ऑडियो बुक का पार्ट 12। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।